आज हैलोजन फैमिली में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड, प्रिपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, प्रॉपर्टीज एंड द स्ट्रक्चर्स। ओके, तो नाउ इंटर हैलोजन कंपाउंड, व्हाट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड? तो इंटर हैलोजन कंपाउंड when the two different halogens reacts with each other form inter halogen compounds। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि अगर दो अलग अलग हैलोजन है, अगर हमने सपोज करो कि F है और Cl के साथ कंबाइंड हो रहा है, FCl2 कंबाइंड होकर क्या दे रहा है, 2ClO दे रहा है, तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये क्या कहलाएगा? इंटर हैलोजन कंपाउंड इन विच टू डिफरेंट हैलोजेंस कंबाइंड टू ईच अदर। ओके, ऑन बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट और डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट they form a different kinds of interhalogen compounds, okay, like XX, XX3, XXY, XX7। here the oxidation state is a +1 इसमें oxidation state क्या होगी? +5 होगी। in this one is sorry in this one is a +3, here is a +5 and here is the +7। तो वो कहते हैं कि अगर मोनोहेलाइड बन रहा है तो +1 है, ट्राईहेलाइड में +3 है, पेंटाइलाइड में +5 और हेप्टाइलाइड में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और ये पॉसिबिलिटी मिलती है हमको। ठीक है, इनका जब हम नेमिंग लिखते हैं तो इसमें हमको देखना होगा कि कौन सा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और कौन सा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव उसी के बेस पे हम इसका नाम लिखेंगे। ठीक है ना, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे नाम लिखते समय अगर हमने क्या लिखा, BrCl। ठीक है, तो क्योंकि Br इज मोर लेस नेगेटिव देन क्लोरीन और पॉजिटिव देन क्लोरीन, तो यहाँ क्या इसका नाम हो जाएगा? ब्रोमीन क्लोराइड। क्या हो जाएगा इसका नाम? ब्रोमीन क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम होगा ब्रोमीन क्लोराइड। सेम ऐसा अगर हम यहाँ पे ICl3 लिख दे रहे हैं, क्या बना दे रहे हैं? ICl3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आयोडीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आयोडीन ट्राइक्लोराइड। क्लियर? उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में हम देखते हैं कि इंटर हैलोजन कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। हम इसको बना सकते हैं बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि Cl2 when reacts with F2 form 2FCl, I2 reacts with Cl3Cl2 form 2ICl3, Cl2 reacts with 3F2 form 2ClF3। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 473 केल्विन। किस पे होती है पहली रिएक्शन? 473 केल्विन के ऊपर होती है जो। ठीक है, अगर इसी रिएक्शन में टेम्परेचर रेंज अलग अलग है हमारे पास, अगर हम देखें तो यहाँ पे ये रिएक्शन कितने पे होगी? 573 केल्विन पे होगी। कितने पे होगी? 573 केल्विन पे होगी। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन की इसका टेम्परेचर रेंज क्या हो सकता है। और भी बहुत सारी रिएक्शन है, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे रिएक्शन करा दी किसके बीच में, I2 + Cl2, तो I2 + Cl2 करा देंगे तो ये हमारे पास I2 + Cl2 तो क्या बन जाएगा? सिद्ध दिख रहा है हमें कि 2ICl फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? 2ICl फॉर्म होगा। सेम ऐसे अगर हम इसको रिएक्शन करा दे रहे हैं किसको, Br2 रिएक्ट्स विद 3F2, तो अगर हम Br2 की रिएक्शन करा रहे हैं किससे, 3F2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये क्या बना लेगा हमारे पास? 2BrF3 फॉर्म कर लेगा। ठीक है, ऐसे ही हमने अगर क्या रिएक्शन करा दी, हमने यहाँ रिएक्शन करा दी किसकी, Br2 की रिएक्शन करा दो हम किसके पास, 5I2 यानी एक्सेस ऑफ आयोडीन के साथ रिएक्शन करा दो, तो अब हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 2BrF5 मिल जाएगा। तो कहते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन जब भी आप बना रहे तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हैलोजन से हमें क्या मिल जाते हैं? डिफरेंट इंटर हैलोजन कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है, सिंपल प्रॉपर्टी। दिस आर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, सभी कोवेलेंट है और साथ में क्या है? डायमैग्नेटिक है। दे आर वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड एक्सेप्ट ClF, सभी वोलेटाइल लिक्विड है, सॉलिड है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन। ठीक है, इसकी बात हम करते हैं। उसके अलावा जब भी इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं तो लार्ज हैलोजन ऑलवेज सर्व्स एज ए सेंट्रल एटम। जब लार्ज हैलोजन होगा वो सेंट्रल एटम होगा। जैसे अगर हमने क्या लिखा, ठीक है, उसके अलावा ClF3 लिखा तो वहाँ पे Cl क्या साइज में बड़ा है तो वो सेंट्रल एटम है, F वहाँ पे सराउंडिंग एटम होगा। IF7 लिखा तो हाँ I क्या होगा? IF7 लिख रहे हैं अगर हम, क्या लिखा हमने? IF7, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या होगा? I होगा और सराउंडिंग एटम क्या होगा? F होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो लार्ज एटम है वो सेंट्रल एटम है और जो स्मॉल है वो सराउंडिंग एटम है। ठीक है, ये हो गई। फिर कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ की बात आगे पढ़े तो हमने क्या कहा कि रिएक्टिविटी को अगर हम देख रहे हैं तो रिएक्टिविटी में इंटर हैलोजन कंपाउंड
इन द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन द हैलोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में पूछा गया कई बार कि वाई द हैलोजन्स आर लेस रिएक्टिव देन इंटर हैलोजन कंपाउंड और इंटर हैलोजन कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव देन हैलोजन। या कोई एग्जांपल दे देते हैं हमको कि अगर हम ClI ले रहे हैं और Cl2 ले रहे हैं तो विच वन इज मोर रिएक्टिव, तो Cli इज मोर रिएक्टिव देन द Cl2। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि बॉन्ड इन द इंटर हैलोजन कंपाउंड इज वीकर देन बॉन्ड इन द हैलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन। यहाँ पे वो कहते हैं कि इंटर हैलोजन कंपाउंड जब जनरली क्या हो रहा है, मोर रिएक्टिव हो रहा है एक्सेप्ट फ्लोरीन को छोड़ के, क्योंकि फ्लोरीन में क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है। तो उसको छोड़ के अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्योंकि इंटर हैलोजन कंपाउंड जब बन रहा है तो उसमें दो डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं। ठीक है, तो उनके क्योंकि दो डिसिमिलर एलिमेंट आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो उनमें जो ओवरलैपिंग होगी ऑफ ऑर्बिटल वो क्या होगी, लेस इफेक्टिव इन कंपेरिजन टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर एटम। तो इसलिए हम कहते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में वीक होती है और वो आसानी से ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, क्लियर है बात को। उसके बाद अगर हम सीक्वेंस ऑफ रिएक्टिविटी को ध्यान रखें, सीक्वेंस ऑफ रिएक्टिविटी अगर हम देखना शुरू करें तो ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ रिएक्टिविटी है ClF3, देन BrF3, फिर है हमारे पास IF7, ClF, तो ये देन BrF3। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मैंने कुछ एग्जांपल दिए आपको। यहाँ पे आप ज़रूर याद रखिए कि अगर सेम हैलोजन का कंपाउंड बन रहा है, अगर हमारे पास सपोज करो कि एक ही जैसे कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, जैसे ClF3 बन गया हमारे पास, फिर हमारे पास क्या बना, BrF3 फॉर्म हुआ, फिर हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा, IF। तो अगर हम तीनों में देखें तो तीनों के तीनों ट्राइहैलाइड्स हैं। ठीक है, तो इनमें जो रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज करती है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्या, जब भी हम इसके अंदर जा रहे हैं तो जैसे जैसे नेगेटिविटी घट रही है यहाँ पे, तो वैसे वैसे रिएक्टिविटी भी क्या होगी, घटेगी। क्या घटेगी, किसमें घट रही है, इस सीक्वेंस में अगर हम चल रहे तो ClF Br के अंदर चल रहे तो उसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमेशा रिएक्टिविटी के साथ घट रहा है, ClBrNi, ये हमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर मिलेगा। तो यहाँ पे ClF3 BrF3 से ज़्यादा, BrF3 और IF3 से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। आगे बात समझ में। अगर एक ही एलिमेंट के अलग अलग इंटर हैलोजन कंपाउंड है तब वहाँ पे आपको देखना है कि क्या हो रहा है उसमें, तब सराउंडिंग एटम के ऊपर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा सराउंडिंग एटम होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं BrF5 और फिर हमने क्या लिखा BrF3, फिर हमने क्या लिखा BrF, तो अब यहाँ पे जो है जितने ज़्यादा हैलोजन है, तो यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो जितने ज़्यादा हैलोजन होगा रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो BrF5 इज मोर रिएक्टिव देन BrF3, BrF3 इज मोर रिएक्टिव देन द BrF। क्लियर है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, है ना। उसके बाद अगर हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास, थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं एक बार जाने से पहले। तो इस टॉपिक चेंज करने पहले थर्मल स्टेबिलिटी। तो अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या कर रही है, जैसे जैसे साइज डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस कैसे कैसे कर सॉरी जो साइड डिफरेंसेस होते हैं दो एलिमेंट के बीच में, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस होते हैं दो एलिमेंट के बीच में, जैसे जैसे डिक्रीज करता चला जाता है, तो हमारे पास वहाँ पे उस चीज़ को हमको ध्यान रखना है ना, कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस कैसे, एज द साइज डिफरेंसेस और द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस बिटवीन टू हैलोजन एटम डिक्रीजेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, है ना। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो स्टेबिलिटी ऑफ द इंटर हैलोजन कंपाउंड इंक्रीजेस एज द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी ऑफ द इंटर हैलोजन कंपाउंड भी बढ़ेगी। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें IF ClF, ठीक है, तो IF और ClF को अगर हम कंपेयर कर ले, यहाँ पे किसको कंपेयर कर ले, IF, और दूसरा किसको कंपेयर कर ले, ClF। तो सीधी बात है ये दो है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को अगर हम देखना शुरू करें IF में तो यहाँ 1.5 का डिफरेंस मिलता है, और ClF में अगर हम चलते हैं तो 1 का डिफरेंस मिलता है। तो हमने कहा जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और थर्मल स्टेबिलिटी उतनी हाई होगी। तो यहाँ पे IF की इज मोर स्टेबल देन ClF। ठीक है, ये भी हो गया। या फिर हम IF को कंपेयर कर ले किसके साथ, IF है हमारे पास, हमने दूसरा क्या ले लिया, BrF। तो BrF को देख लो, IF को देख लो, इन दोनों में देखते तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 1.5 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 1.2 आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, IF इज मोर स्टेबल देन BrF। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस होंगे स्टेबिलिटी उतनी हाई होगी। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये हमको ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाइए शेप पे। हम बात करते हैं कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के शेप। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड हमारे पास जितने भी है तो हम उनको एक एक करके हम उनकी ज्योमेट्री बनाना शुरू करते हैं, है ना।
तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला कंपाउंड होता है वो एक्स एक्स डैश है ना, जैसे हमने लिखा ClF हो गया, BrF हो गया, तो ये ClF एंड BrF है। तो यहाँ पे अगर हम इनका निकालें तो ये हमारे पास कितने हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7 होता है, +1 यानी कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 यानी इसका आएगा 4। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आ जाएगी हमारे पास, sp3 आ जाएगी। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आएगी हमारे पास, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आएगा, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर, ठीक है। तो लीनियर स्ट्रक्चर हमको मिलता है किसके अंदर, मोनोहैलाइड्स में। दूसरा अगर हम आ जाते हैं किसके अंदर, ट्राइहैलाइड्स के अंदर आते हैं। ट्राइहैलाइड्स देख लें अगर हम लोग तो बहुत सारे एग्जांपल ClF3 BrF3 IF3। ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द शेप ऑफ द BrF3। तो इसके अंदर हमें जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मिलता है वो क्या मिलेगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, sp3d। और लोन पेयर यहाँ पे हमें कितने मिल जाएंगे, 2। तो जब भी 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर मिलते हैं हमको तो 2, तब हमको यहाँ पे कौन सा शेप मिलता है, टी शेप मिलता है, ठीक है ना। तो अगर हम एक्स एक्स डैश बना रहे हो तो एक्स ही हो जाएगा, एक एक्स इधर चला जाएगा, एक एक्स इधर हो जाएगा, एक एक्स इधर हो जाएगा, और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएंगे, 2 लोन पेयर। तो ये इसका हमें क्या मिल गया, टी शेप मिल गया। या इसको हम अगर हम BrF3 के साथ बना लेते तो ये हो गया BR, ये बन गया आपका F, ये आपका ये बन गया F, फिर ये F, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्या हमारे पास, पेंटाहेलाइड्स है। पेंटाहेलाइड जो है उसके अंदर अगर पेंटाहेलाइड्स में जा रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमको क्या मिलता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। शेप हमको क्या मिलेगा, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो तो x है ना, यहाँ पे एक इंटरहैलोजन कंपाउंड में x, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, लोन पेयर। तो दिस इज द शेप ऑफ किसका है, पेंटाहेलाइड्स का शेप है हमारे पास। इसमें से कोई एग्जांपल उठा लो, अगर BrF5 बना रहे तो हमारे पास BrF5 अगर हम प्रिपेयर कर रहे तो ये हो जाएगा BR, एक BR के साथ यहाँ F इधर चला गया, एक F यहाँ, और ये आ गया हमारे पास लोन पेयर। तो ये हमारे पास शेप हो गया किसका, BrF5 का, ठीक है। तो ये पेंटाहेलाइड के शेप कैसे होते हैं, स्क्वायर पिरामिडल होते हैं। नेक्स्ट आओ तो हेप्टाहेलाइड। हेप्टाहेलाइड में अगर हम जाते हैं तो ये 7 है, यहाँ हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा, sp3d3 मिलेगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मिलेगी हमको, sp3d3 मिलता है किसके अंदर, XX7 के अंदर, है ना। और sp3d3 अगर हमको यहाँ मिल रहा है तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा शेप होना चाहिए XX7 का, जो हमको समझ में आता है कि इसमें पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप हमको यहाँ मिलेगा IF7 के अंदर, ठीक है। तो ये I F F F पेंटागोनल बाईपिरामिडल शेप सबको बनाना आता है, तो ये हमारे पास पेंटागोनल बाईपिरामिडल शेप है IF7 का। तो IF7 का शेप है हमारे पास ऐसा है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल शेप है किसका, IF7। तो IF7 हम बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दे आर द स्ट्रक्चर एंड द प्रिपरेशन एंड द प्रॉपर्टीज। उसके अलावा इंटरहैलोजन कंपाउंड का क्या यूज़ है, तो ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट के जैसे यूज़ होता है, ठीक है। कैसे यूज़ होता है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट के जैसे, और फ्लोरिनेटिंग एजेंट के जैसे यूज़ होता है, ठीक है। थैंक यू।